जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के साथ साथ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ कंप्लीटली न्यू सीरीज ऑन सेक्टर वाइज एनालिसिस। एंड फॉर दिस टुडे वी हैव पिक्ड अप द मोस्ट हॉट एंड द फेवरेट सेक्टर अमंग द इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज एन आईटी इंडस्ट्री। एंड आईटी इंडस्ट्री को चूज करने का रीजन यह है कि आईटी इंडस्ट्री अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईटी इंडस्ट्री का बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक जो इवेंट्स हैं या एक्टिविटीज हैं जो आईटी पे इन्फ्लुएंस डालती हैं, पहले उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम आईटी के फ्यूचर में ग्रोथ के पोटेंशियल को समझेंगे एंड फिर टॉप 15 आईटी जायंट्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। Friends, IT sector is a vast industry that comprises of information technology services, consulting, and even outsourcing. IT sector account for about 8% of India's GDP in 2020, and it is expected to contribute to about 10% by 2025. And friends, IT sector means information technology services, and the BPM, business progress management services, revenue is estimated to about $227 billion in financial year 2022, which is with an increase of 15.5% ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों, यह तो हुआ इंडियन आईटी सेक्टर का इंडिया में कंट्रीब्यूशन। अब इसके ग्लोबल मार्केट साइज और ग्लोबल प्रेजेंस को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया इज एन लीडिंग सोर्सिंग डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 55% मार्केट शेयर of the 200 to 250 billion US dollars global services sourcing business in 2019 and 20. And even the IT industry added about 4.45 lakh new employees in financial year 22, bringing the total employment in the sector to about 50 lakh employees. तो friends, ये जो ग्लोबल आईटी मार्केट है, इसका 55% जो शेयर है वो इंडियन आईटी कंपनीज या इंडियन आईटी सेक्टर के हाथों में क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अबाउट 10 lakh ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एवरी ईयर एंड ऑल आर अवेलेबल टू वर्क. So the cost of expenditure is low in India, and Indian IT companies can hire people at lower wages in comparison with the UK and USA. So the main reason behind this is lower cost of living, consequent cheap labor, and also the talent and skill that India people has. And इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो IT एंड टेक कंपनीज हैं उनके CEO भी इंडियंस ही हैं। एंड फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि इंडियन आईटी सेक्टर का ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, कितना मार्केट शेयर इंडियन आईटी सेक्टर के हाथों में है, पर फ्यूचर में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है इंडियन आईटी सेक्टर के में, इसे समझने के लिए हम 4 पॉइंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है ग्रोइंग डिमांड, सेकंड ग्लोबल फुटप्रिंट, थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड फोर्थ पॉलिसी सपोर्ट। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ग्रोइंग डिमांड. In financial year 22, the top 3 Indian IT companies, TCS, Wipro and Infosys, are expected to offer 1.05 lakh job opportunities due to increasing demand for talent and skill. India's IT and business service market is projected to reach about $19.93 billion by 2025. According to Gartner estimate, IT spending in India was forecasted to be about 81.89 billion in 21 and further increased to about $101 billion in 2022. Second is global footprint. Indian IT firms has delivery centers across all over the world, and IT and the BPM industry is well diversified across verticals such as BFSI, telecom and retail, increasing strategic alliance between the domestic and international players to deliver solutions across the globe. Third one is competitive advantage. In financial year 21, India ranked third worldwide with about 608,000 cloud experts across all verticals including technology. The computer software and hardware sector in India attracts cumulative foreign direct investment (FDI) inflows worth about 85 billion US dollar between April 2000 to March 2022. And the most important thing is policy support. In Union Budget 22-23, the allocation for IT and telecom sector stood at rupees 88,567 crore, which is about 11.58 billion US dollars. The government introduced the STP scheme, which is the most important scheme which supports the IT, which is a 100% export-oriented scheme for development and export of computer software, including export of professional services. And in November 2021, Mr. Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile, lauded the Indian IT sector for excelling in competitive strength with zero government interference. He further added that service exports from India has the potential to reach about $1 trillion by 2030.
एंड फ्रेंड्स, इससे हमें ये तो समझ आया कि आईटी इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इतनी जो ग्रोइंग डिमांड शो की गई है, इतने एम्प्लॉयज़ जो हायर किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये दर्शाता है कि आईटी सेक्टर में भी ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। और दोस्तों, द मेन फैक्टर विच आई बिलीव विच विल ट्रिगर एंड सपोर्ट द आईटी सेक्टर इज दैट आई बिलीव दैट एंड ऑल ऑफ अस वी बिलीव दैट द फ्यूचर इज डिजिटल। एंड इतनी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसको सबको डील करने के लिए भी आईटी इंडस्ट्री होती है जो भी नई टेक्नोलॉजी है। तो जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मेटावर्स। तो ये जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, इसको जो डील करता है आईटी डील करता है। तो आईटी इंडस्ट्री का बूमिंग फेज और या कहेंगे कि फ्यूचर में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब आपका सवाल होगा और लाजमी सा सवाल है कि अगर इतना ही ग्रोथ का पोटेंशियल है तो फिर अभी इतने करेक्टेड फेज में या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे आईटी कंपनीज क्यों हैं, और आईटी कंपनीज में जो करेक्शन हुआ वो क्यों हुआ? तो इसके पीछे के भी कई सारे कारण हैं। चलिए इसे भी एक एक कर समझते हैं, पर इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो है ओवर वैल्यूएशन। तो इसे अपन प्री कोविड और पोस्ट कोविड के डेटा को एनालाइज करके समझते हैं। इसे हम चार्ट से समझते हैं। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोविड या पेंडेमिक के टाइम पे जो निफ्टी में करेक्शन हुआ था वो ऑलमोस्ट हुआ था 40% का, और वहां से जो रिकवरी निफ्टी ने दिखाई थी वो दिखाई थी ऑलमोस्ट 145% की। और वहीं अगर हम CNX IT मतलब जो IT का इंडेक्स है उसको देखें तो निफ्टी 50 में जहां 40% का करेक्शन था, वहीं IT में सिर्फ 35% का करेक्शन है। जबकि माना यह जाता है अगर मेजर इंडेक्स ही 35% या 40% गिरा है तो फिर जो सेक्टर वाइज इंडेक्स होते हैं या कंपनियां होती हैं 40, 50 या 60 के अराउंड तक करेक्शन उनमें देखा जाता है। पर यहाँ IT सेक्टर में करेक्शन कम था, और जो रिकवरी आईटी सेक्टर ने दिखाई थी वो ऑलमोस्ट ही 255% की, मतलब 100% ज़्यादा थी इन कंपैरिजन विद द निफ्टी 50। अब इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय वर्क फ्रॉम होम और इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो गई जो आईटी को मतलब पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी कम अफेक्ट हुआ। तो इसी वजह से जो आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी है ये काफ़ी हाई वैल्यूएशंस मतलब ओवर वैल्यूएशन पे आ गई थी, और इसीलिए करेक्शन बहुत ही नीडेड था, रिक्वायर्ड था। तो वही करेक्शन अभी आपको दिख रहा है। इसमें जो सेकंड मेजर पॉइंट है वो है फॉलिंग ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसको अगर आप चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा करके, तो आप देखेंगे कि कई सारी आईटी कंपनीज का जो पास्ट 1 ईयर का मतलब जो पिछले साल का ऑपरेटिंग मार्जिन था वो इस साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस साल वाला काफ़ी कम है पिछले साल के मुकाबले में। अब ये क्यों है? क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हैं वो काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है उसके बाद से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ऑफिस ओपन हो गए हैं तो ऑफिस के लिए जो अलग से एक्सपेंडिचर होता है वह बढ़ गया है। और सबसे बड़ा इसका जो मुख्य कारण है वो है एट्रिशन रेट। इतना ज़्यादा एट्रिशन मतलब इतने लोग कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं क्योंकि सैलरी हाइक्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बोनस दे रही हैं कंपनियां क्योंकि इंप्लॉइज़ की ज़रूरत है आईटी सेक्टर में, तो एक दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हैं। तो एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस एट्रिशन रेट के बढ़ने के चक्कर में आईटी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो चलिए इसे एक डेटा से समझते हैं। तो रेगुलेटरी फिलिंग शोड that TCS had a 19.7% attrition rate in past 12 months, while it stood at 23.3% for Wipro during the quarter, and SCL Technologies attrition rate climbed to about 23.8% in June quarter from 21.9% in March quarter। तो दोस्तों, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि एट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी वजह से कंपनीज को अपनी सैलरी में हाइक करना पड़ा, जिससे मार्जिन लो हो जाता है। मतलब पिछले साल के मुकाबले जो मार्जिन कंपनियां ले रही थी प्रॉफिट में, अब वह कम दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में ये करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। पर इसमें और भी कई कारण हैं, तो चलिए अगले कारण को समझते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का जो थर्ड मेजर रीजन है वह यह है कि द मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और पेंडेमिक के बाद से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अमेरिका में जो फेडरल बैंक है वो क्या कर रहा है, फेड क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है। इंटरेस्ट रेट को हाई करने का मतलब है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेड इंटरेस्ट रेट को हाई करता है उससे क्या होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन आने पर कंपनीज अपना R&D कॉस्ट कम कर देती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगाती थी, जो खर्चा वो करती थी वो कम कर देती है। तो उसका जो डायरेक्ट असर है वो आईटी इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है या टेक इंडस्ट्रीज पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम करती है, नई टेक्नोलॉजीज, नई इन्वेंशंस उस पर काम करती हैं। तो यह असर आपको करेक्शन के रूप में आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। और जो फोर्थ मेजर पॉइंट है ये है कंपटीशन इतना ज़्यादा है इंडियन आईटी इंडस्ट्री में भी कि अबाउट 200+ इंडियन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है इंडिया में। तो इतनी ज़्यादा जब कंपनीज हैं तो काम बहुत डिफरेंट कंपनीज के पास जाता है, तो काम बढ़ जाता है, ऑर्डर बुक थोड़ी सी कम होती है इससे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ज्योग्राफिकली अगर आप इसको चार्ट के रूप में या देखना चाहें तो आपको शो करता हूँ कि रिवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क बाय ज्योग्राफी अगर आप देखें TCS का, तो TCS ऑलमोस्ट इंडिया को जो सर्विस देता है वो है 5.7%,
अमेरिका को 52.2%, यूरोप को 30.6%। तो अबाउट जो 80% सर्विसेज हैं वो जो होती हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए होती हैं। इसीलिए जो रिवेन्यू कंसंट्रेशन के चक्कर में ही ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो इन्फ्लेशन है या फिर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है या फेड या आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट में हाइक कर रही हैं, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। और इंडियन आईटी सेक्टर के पास एक बहुत ही कंसिडरेबल, बहुत ही ज़रूरी एक फैक्टर है जिसकी वजह से उसने ग्लोबली 55% का मार्केट शेयर होल्ड किया हुआ है, वह है ट्रस्ट फैक्टर। तो अगर किसी इंडस्ट्री के पास ये जरूरी ट्रस्ट फैक्टर है तो वह उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। और हाँ, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जो इसको इंडियन आई सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जब सराउंडिंग में भी आप देख रहे होंगे कि किस हिसाब से, किस तरह से चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, चलिए फंडामेंटली एंड टेक्निकली टॉप 15 आईटी जायंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले टॉप 4 आईटी जायंट्स का रेवेन्यू ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टीसीएस का। हमने यहाँ पे 2018 से 2022 तक का डेटा लिया है। तो अगर हम टीसीएस को देखें तो यहाँ कंटिन्यूअसली रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देगा। और ऐसे ही अगर इन्फोसिस को चेक करें तो इन्फोसिस में भी कंटिन्यूअसली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। एचसीएल टेक का भी सेम सीन है, यहाँ भी नेट प्रॉफिट और जो नेट रेवेन्यू है इसमें 5 सालों में कंटिन्यूअसली ग्रोथ आया है। विप्रो में भी नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में 5 सालों में कंटिन्यूअसली ग्रोथ आया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉप 15 जो आईटी जायंट्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, माइंडट्री, एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जिसे हम एलटीटीएस भी कहते हैं, ऑरेकल, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और हैप्पीएस्ट माइंड को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्री टैक्स मार्जिन को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में करेक्शन दिख रहा है इसका पीछे का एक मेन कारण ही ऑपरेटिंग मार्जिन है। और दोस्तों, अगर किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करना है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो हमें ये आरओई और आरओसी और डेब्ट टू इक्विटी जरूर चेक करना चाहिए। हमने इसमें साथ में रिजर्व, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्लेजिंग, पीई रेशियो, डिविडेंड, पास्ट 5 ईयर रिटर्न्स एंड पास्ट 1 ईयर रिटर्न को भी कंसिडर किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले एनालाइज करते हैं द टॉप जायंट ऑफ आईटी सेक्टर टीसीएस को। तो अगर आप यहाँ देखें तो सेल्स ग्रोथ 16.80% है जो कि काफ़ी हाई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 18.08% है। यहाँ प्री टैक्स मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। और आरओई और आरओसी को आप देखें तो सबसे ज़्यादा आरओई और आरओसी जो ऑफर करता है आईटी सेक्टर में, इतनी बड़ी लार्ज स्केल कंपनी होने के बाद भी वह टीसीएस है। तो ये दर्शाता है कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। और डेब्ट टू इक्विटी अगर किसी भी कंपनी में आप देखें आईटी के तो बहुत ही मिनिमम है, और टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में तो ये 0 है। यहीं रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं आईटी सेक्टर के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 72.3% का है जो कि दर्शाता है कि एक अच्छा खासा स्टेक अच्छे हाथों में है, मतलब शेयर होल्डर के हाथों में है। प्लेजिंग बहुत कम है। पीई रेशियो को हम चेक करें तो इंडस्ट्रियल पीई जो आईटी सेक्टर का अभी चल रहा है वो 27.93% है। वहीं टीसीएस का 29.7% है जो कि दर्शाता है कि ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और ये डिविडेंड देता है 1.37% का। पास्ट 5 ईयर में इसने 156% का रिटर्न दिया है और पास्ट 1 ईयर में ये करेक्ट होकर के मतलब 16% से करेक्ट हुआ है, और इसी वजह से अभी ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस में भी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं फंडामेंटली। एचसीएल टेक भी काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई और आरओसी के साथ आपको सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आप इस समय देखें तो इंडस्ट्रियल पीई से भी कम पे एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो आपको मिल रहे हैं, साथ में टेक महिंद्रा भी। और एल&टी इन्फोटेक को भी फंडामेंटली एनालाइज करने पे आप देखेंगे कि आरओई और आरओसी एल&टी इन्फोटेक का बहुत ही बढ़िया है और ये भी अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप देखें टाटा एलेक्सी जो कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल है, इतना करेक्शन होने के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है और इसने पास्ट 1 ईयर में 81% का रिटर्न दिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये भी हाई आरओई और आरओसी ऑफर करता है। टाटा एलेक्सी 39.30% का आरओई और 60.02% के आरओई के साथ ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों, यहीं अगर आप माइंडट्री को देखें तो माइंडट्री भी काफ़ी अच्छा आरओई आरओसी ऑफर करता है और अभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नीचे जा करके देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा आरओई आरओसी ऑफर कर रही है। और कोफोर्ज में एक डेंट है। कोफोर्ज का जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अपनी जो स्टेक है उसको कम किया है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कि एक अलग तरीके के बिजनेस में है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमेशन के बिजनेस में है, तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 1 साल में 68% का रिटर्न दिया है, जबकि आईटी सेक्टर काफ़ी करेक्ट हुआ है और इसी वजह से ये भी एक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और इसका पी 50.25
परसेंट है। और वहीं एक और कंपनी जो न्यूली लिस्टेड है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। इसका आप सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 36% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 31% का है, प्री टैक्स मार्जिन 24% और ROE और ROCE 30.6 एंड 31.2% है। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी 20% से ज़्यादा ROE और ROCE कंटिन्यूसली पास्ट 5 सालों में दे रही है तो काफ़ी अच्छा उसके बिजनेस को और कंपनी को माना जाता है। तो आप IT सेक्टर में देखेंगे कि कई सारी कंपनी इस तरह से ऑफर कर रही है। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हैप्पीएस्ट माइंड का काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज आप देखेंगे कि L&T इन्फोटेक, विप्रो, SCL टेक, TCS एंड हैप्पीएस्ट माइंड एंड ओरेकल, LTTS काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एंड प्लेजिंग बहुत ही कम हुई है, KPIT टेक्नोलॉजी में 1.09% है एंड TCS में 0.48% है। पर दोस्तों आपको याद होगा हाल फिलहाल में TCS ने बाईबैक रखा था और बाईबैक ऑफ शेयर हुए थे 4500 पे। तो जो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 3300 के प्राइस पे, वो अगर 4500 पे अपना बाईबैक रखती है तो आप समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स का कितना विश्वास उस कंपनी पे है। एंड दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड भी आपको -28% के करेक्शन के साथ अभी अवेलेबल है। तो इससे पता चलता है कि फंडामेंटली IT सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स जो हैं, खास करके TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो, L&T इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, माइंडट्री, LTTS, परसिस्टेंट सिस्टम, KPIT एंड हैप्पीएस्ट माइंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर दोस्तों इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है, जो दिक्कत वाली बात है, वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कई कंपनियों में कम है, जैसे SCL टेक में, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, LTTS एंड KPIT में कम है। तो इसे हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखना होगा और नेक्स्ट एनुअली भी चेक करना होगा कि ये अपना वापस से जो प्रॉफिट ग्रोथ या फिर प्री टैक्स मार्जिन है उसे बढ़ा पाती है या नहीं बढ़ा पाती, ये देखने वाली बात होगी। पर दोस्तों क्योंकि अभी ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जैसा कि आपको P शो कर रहा है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये काफ़ी अच्छे पॉइंट पे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो भी कंपनी आपको फंडामेंटली अच्छी लग रही हैं। और दोस्तों यहीं हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि ये किस किस बिजनेस में है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप TCS को देखें तो TCS जो सर्विसेज देती हैं उसमें है कंसल्टिंग, TCS इंटरैक्टिव एनालिटिक्स एंड इनसाइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस यूनिट, कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस, कंजर्वेशनल एक्सपीरियंसेस, ऑटोमेशन एंड AI, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज, क्लाउड एप्स, माइक्रो सर्विसेज एंड API, साइबर सिक्योरिटी एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग। तो इस तरीके की सर्विसेज TCS प्रोवाइड करती है। और मैक्सिमम जो कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTTI एंड टाटा एलेक्सी का बिजनेस थोड़ा सा अलग है। ये ऑटोमेटिव, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट होम में भी काम कर रही है, इसीलिए बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रही है, जबकि IT सेक्टर में काफ़ी करेक्शन देखा जा चुका है। और वहीं दोस्तों अगर माइंडट्री को देखें तो माइंडट्री भी लगभग TCS जैसा ही सेम बिजनेस है। इन्फोसिस, LTTS, ओरेकल, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्ज भी सेम तरीके के बिजनेस में है। वहीं अगर आप KPIT की बात करें तो KPIT का बिजनेस थोड़ा सा अलग है। ये सॉल्यूशंस जो ऑफर करती हैं कंपनी को, उसमें से हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एड्स, जो भी अभी ई व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं उनके लिए ऑटोनोमस जो ड्राइविंग है उसको प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन पर भी ये काम कर रही है, कनेक्टेड व्हीकल्स पे काम कर रही है, व्हीकल डायग्नोसिस पे काम कर रही है, ऑटो स्टार पे या मैक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रही है। तो इससे समझ आता है कि जो ऑटोनोमस जो ड्राइविंग और जो EV सेक्टर है उसमें KPIT बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए KPIT भी अबाउट 60% का एनुअली रिटर्न इस साल भी, जबकि IT में काफ़ी करेक्शन हुआ है, इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अभी भी 50 के अराउंड PE पे ट्रेड कर रही है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैप्पीएस्ट माइंड को हम अगर देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड बिल्कुल ही नए तरीके के सेगमेंट में है। ये पूरी एक तरीके से डिजिटल कंपनी है और डिजिटलाइजेशन पर ही मेन फोकस करती है। तो इसके अगर काम को देखें तो टेक्नोलॉजीज सच एज रोबोटिक process automation, software defined networking, network function virtualization, big data, advanced analytics, internet of things, cloud, business progress management and security। तो इस तरीके के काम जो सर्विसेज हैं वो ऑफर करती है हैप्पीएस्ट माइंड। तो इससे समझ आता है कि कितने अलग अलग फील्ड्स और कितने अलग अलग तरीके से IT में भी सॉफ्टवेयर कंपनीज डिफाइंड हैं और अलग अलग तरीके के रोल प्ले कर रही हैं। दोस्तों अब टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं और टेक्निकली इन कंपनियों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि होल सेक्टर जो निफ्टी IT है, IT का सेक्टर है, अगर फिबोनाकी वाइज देखें, फिबोनाकी लेवल अगर आप जानते हो तो फिबोनाकी लेवल बताता है कि ऑलमोस्ट लगभग 50% फिबोनाकी लेवल तक IT में रिट्रेसमेंट आया था और उसके बाद से सडन बाउंस और फिर थोड़ा सा रिकरेक्ट करके अभी सपोर्ट ले करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है फ्राइडे को।
आईटी सेक्टर ने। तो ये शो करता है कि अब वापस से आईटी सेक्टर स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, पर अभी भी ये नेगेटिव टेरिटरी में है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, पर ये काफ़ी अच्छा, टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा टाइम है जब आप आईटी सेक्टर में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और दोस्तों अगर टॉप से देखा जाए तो टॉप से ऑलमोस्ट आईटी, निफ्टी आईटी ने -33%, मतलब 33% का रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन आईटी सेक्टर में आ चुका है। तो अगर 33% का करेक्शन आ चुका है जिसमें इतना अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा मौका दे रही है आईटी सेक्टर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है डिलीवरी परसेंटेज या वॉल्यूम को एनालाइज करना होता है जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो डिलीवरी वाइज भी अगर हम टॉप 3 कंपनीज को देखें आईटी में, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जनवरी से ही आप देखें सितंबर तक ऑलमोस्ट 60% की मंथली डिलीवरी हो रही थी। तो इतना जब डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी का मतलब होता है कि इतने जो लोग हैं जिन्होंने उस स्टॉक को बाय किया है वो अपने डीमेट अकाउंट में उस स्टॉक को लेकर के जा रहे हैं, मतलब उसे सेल नहीं कर रहे हैं या इंट्राडे नहीं कर रहे, वो उसे ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। सेम अगर आप देखें इन्फोसिस में भी जनवरी से सितंबर तक ऑलमोस्ट 60 के ऊपर ही डिलीवरी परसेंटेज है, ये कि बहुत हाई परसेंटेज होता है। और अगर कंटिन्यूअसली इतने समय तक अगर किसी कंपनी में इतना हाई डिलीवरी है, तो जब ये ब्रेकआउट करेगी या थोड़ा सा सस्टेन कर लेगी, एक एक्यूमुलेशन फेज में अभी ये है, तो जब एक्यूमुलेशन इसका हो जाएगा तो ये बहुत ही एक अच्छे रनअप के लिए तैयार हो रही है। ऐसे ही जब हम एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी जनवरी से लेकर के सितंबर तक ऑलमोस्ट 60% का मंथली एक्यूमुलेशन हुआ है और डिलीवरी हुई है। दोस्तों एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें देखनी होती है वो होता है RSI। तो इसके बेसिस पे भी हम कई बार इन्वेस्टिंग को करते हैं। ये शो करता है कि अभी स्टॉक कितने स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है 50 डे मूविंग एवरेज को, और जो येलो लाइन है ये शो कर रही है 100 डे मूविंग एवरेज को, और रेड लाइन जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज को। तो RSI और मूविंग एवरेज को हमें देखना होता है। तो RSI अभी अगर CNX निफ्टी 50 के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी आईटी का नेगेटिव जोन में ही है वीकली अगर हम चेक करें। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज वाइज देखें तो TCS ने ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग दी थी पिछले वीक में, पिछले 3-4 वीक पहले, यहाँ अगर आप देखें तो आप 100 वीक के भी लो में दी थी और 200 के आसपास का सपोर्ट लेकर के बाउंस किया है। और वहीं अगर आप देखें इन्फोसिस को भी, तो इन्फोसिस ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है नियर अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये आप देखेंगे कि इतना बड़ा गैप है पैंडेमिक के बाद से, ये पहली बार है कि ये 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास में अवेलेबल है। और यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखें तो ये तो बिल्कुल ही 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक बहुत ही यहाँ से सही सपोर्ट माना जाएगा, बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे माना जाएगा। 200 डे के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहे हैं, और ये डबल बॉटम भी क्रिएट किया है यहाँ पे अगर वीकली देखें एचसीएल टेक्नोलॉजी ने, तो ये दर्शा रहा है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी आगे चल के एक रन दे सकती है। और दोस्तों यहीं अगर विप्रो को भी देखें तो विप्रो भी ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नियर ही ट्रेड कर रही है, तो ये बहुत ही एक अच्छा टाइम है विप्रो में पोजीशन को क्रिएट करने का। पर दोस्तों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पज से है, और यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। तो आप अपने जो फंड एडवाइजर हैं या फिर किसी से सलाह लेकर ही और खुद की रिसर्च के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट को करिए। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि आईटी सेक्टर इस समय सही फेस पर है, तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट भी करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मार्केट एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।